गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो पृष्ठ होता है, जिसे हम संपादकीय के नाम से जानते हैं, उस संपादकीय को हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को गहराई से बताते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेख से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, इशू हो, तो आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो दोस्तों कल हमने आपको एक एज ए होमवर्क भी कह सकते हैं, हमने दिया था आप लोगों को। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने रुचि नहीं ली, इंटरेस्ट नहीं लिया। इस इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिए होंगे कि दोस्तों तमाम तरह की मतलब खोजबीन करना पड़ता, ठीक है, इसलिए कुछ लोगों ने रुचि नहीं लिया। कुछ लोगों ने कहा कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों पे मतलब केयर नहीं कर सकता। तो आपको पहले बता दें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक जो प्रशासक होता है बहुत ही व्यवहारिक होता है। कभी आप लोग वीडियो देखिएगा, जब एक आईएएस या आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उनकी इंटरव्यू होते हैं, उनके बात करने की जो शैली होती है, आपको लगेगा कि ये बंदा ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और किसी चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब आप उस चीज़ के रूट को जानें। तो प्रशासक का मतलब ही होता है कि आप चीज़ों को गहराई से जानिए। गहराई का मतलब ये कि जो बेसिक है, एक देखिए जो गहराई होती है पूरा अंदर डूब जाना, पर यहाँ पे बात हो रही है कि सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सोर्स ऑफ रूट की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दें, तो आप किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं लेख से संबंधित। कुछ लोगों ने पूछा भी तो अच्छा लगा। अब चलते हैं दोस्तों, उनके नाम अनाउंस करते हैं जिन लोगों ने बहुत बढ़िया मेहनत से प्रयास किया और कुछ लोगों ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा भी किया। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरज कुमार जी, ठीक है। इन्होंने कहा है कि सर बहुत अच्छा वीडियो, आप कहाँ से हैं? तो मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़ का, और मैं इलाहाबाद में रह कर तैयारी करता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र भी हूँ, विश्वविद्यालय का। उसके बाद हैं अनुराग मूंद करके हैं, वो बोले हैं कि सर सब अच्छा है, थोड़ा जूम करके पढ़ा करिए। ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे राइटिंग के लिए बताइए हम क्या करें। तो सर ऐसे राइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा बता दें आपको। सबसे पहले आपको जो फैक्ट एंड फिगर है उसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपको बेसिक पता है तभी उसे आप मोर देन एक्सप्लेन कर पाएंगे, अन्यथा चीज़ों में रुकावटें आने लगेंगी। उसके बाद है सोनाली कुमारी जी, उन्होंने लिखा कि आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिशिएशन मिस्टर मिस सोनाली कुमारी जी। उसके बाद है नागर एकेडमी, इनका इनका जो मतलब है ना प्रयास है, तो दोस्तों सराहनीय है। इन्होंने मतलब सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए और आप लोगों को जाकर वहाँ पे देखना चाहिए। और उसके बाद नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने भी बहुत ही उम्दा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो इन दोनों लोगों के लिए आप लोग प्लीज़ क्लैप फॉर, ठीक है, ताली बजा दें। उसके बाद है दोस्तों राजीव गिरी जी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है इस लेख से संबंधित कि किस प्रकार से प्रश्न यूपीएससी में या फिर यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। और सराहनीय, अब जो आपका प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, अच्छा है। उसके बाद है माधुरी जी, ठीक है, माधुरी जी ने लिखा है थैंक यू। उसके बाद पंकुजा जी हैं, उन्होंने भी लिखा है थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो जिन 5 प्रश्नों को कल हम दिए थे उसके आंसर देख लीजिए आप लोग। देखिए, महाद्वीप की संख्या हमारे पृथ्वी पे 7 है। पहला अफ्रीका है, ठीक है, और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है। इससे पहले दोस्तों सूडान था, पर सूडान से जब दक्षिणी सूडान अलग हुआ तब अल्जीरिया का स्थान आ गया। उसके बाद एशिया में जो है चीन है, अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, उत्तरी अमेरिका का कनाडा है, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं ये, पर दोस्तों इनकी जो महत्व है ना, महत्वता है बहुत बड़ी है, ठीक है।
तो अब चलते हैं आगे, इस लेख से संबंधित देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें वो क्षमता और कुवत होती है। लिखा है कि कर्म करना आपके नियंत्रण में है परंतु उसका परिणाम नहीं। तो बार बार हमारे देखते हैं जो लोग शुभचिंतक होते हैं या परिवार के लोग होते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि भैया कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, तो जिस दिन आप उसके काबिल हो जाएंगे, बेहतर करने लगेंगे, उसके बाद आपको फल भी मिलने लगेगा। पर इस उम्मीद में काम ना करें, जैसे होता है ना, दान दें पर उस चीज़ को गिने ना। ठीक है, उस चीज़ को ज़्यादातर प्राइवेट ही रखें तो सही है। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पे लिखा है आर्थिक पैकेज कितना असरकारी। तो कुछ दिन पहले भी हम जिस तरह से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ का जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, उसके बारे में हम तमाम तरह की यहाँ पे प्रतिक्रियाएँ दिए थे उस वीडियो में। पर इसमें क्या है कि खास तौर से उस सेक्टर पे दिया गया है जिस सेक्टर पे तमाम तरह के जो वो इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है, राहत पहुंचाने की बात हो रही है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और इसे लिखा है संजय गुप्ता जी ने। और ये हैं क्या, ये हैं दोस्तों, नहीं लिखा है क्या इनके बारे में, क्या है लिखा तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए लॉकडाउन के तीसरे चरण में यह जो उम्मीद की जा रही थी कि उसके खत्म होते होते कोरोना संकट से उपजे हालात सुधर जाएंगे और कारोबारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, वे पूरी नहीं हुई। लॉकडाउन के चौथे चरण की तैयारी के बीच यह देखने में आ रही है कि एक बड़ी संख्या में कामगार अपने घरों को लौट रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें रोजी रोटी की चिंता सता रही है। जहां वे काम कर रहे थे वहां उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो पक्ष आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यू आर स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी या यूपीपीसीएस, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट लेके चलना पड़ेगा। पहली बात बता दें, जब लॉकडाउन बढ़ता चला गया मुंबई में या फिर पूरे भारत में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई से जो लोग माइग्रेंट होकर अपने गांव की तरफ पलायन हो रहे हैं, उन्होंने 1.5 से 2 महीना वहाँ पे पूरी तरह से जो जिस तरह से ऐलान किया गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, उन्होंने उसमें सहभागी दिखा दिया और उनके साथ चलने के लिए पूरे जोर तोड़ से खड़े थे। पर दोस्तों जैसे ही वहाँ पे कुछ अव्यवस्थाएं जन्म लेने लगी, उन्हें लगा कि हम तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। उसके बाद वहाँ के जो मजदूर थे पूरी तरह से कॉन्शियस हो गए और उस जगह को छोड़कर गांव की तरफ पलायन होने लगे। और मैं आपको रियली बता दूं, अगर कोई आपका मित्र होगा, बहुत बड़ी कंपनी अगर नहीं होगी, मतलब जैसे पेटीएम तक स्तर तक आप कंपनी को जाकर ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई भी अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉय को पैसा कुछ नहीं दिया है, या तो कहें फरवरी के बाद ही या मार्च के बाद पैसे बंद हो गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जब काम करता है कोई प्राइवेट कंपनियों में, काम करने के बाद इतनी गालियाँ सुनने के बाद जब पैसा मिलता है, अब आपको लगता है कि कोई 3 महीने काम ना करे उसके बाद कंपनियां और सरकारें खिलाएं आपको, हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं इस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों कुछ जो व्यवस्थाएं दिखी हैं राज्य सरकार के द्वारा, जिस तरह से एमपी के तकरीबन 16 जो मज़दूर थे, माइग्रेंट थे, वो कट के मर गए मालगाड़ी की चपेट में आने से। तो इसमें किस प्रकार से आप लापरवाही देख सकते हैं, चाहे वहाँ की सरकार की कहें या मज़दूरों की। पर इन लापरवाहियों की वजह से दोस्तों सुधार और संयम दोनों की मांग करती है हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं। और ये किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें, अगर आप लोगों के गांव में, क्षेत्रों में इस तरह की अव्यवस्थाएं जन्म ले रही तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। मैं अपने यहाँ का बता दूं, हमारे यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भूल चुके हैं, भटक चुके हैं। उनकी कोई प्राथमिकता बनती ही नहीं कि मतलब हमारे गाँव में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वह उन्हें ठहराने के लिए कोई मतलब एक देख सकते हैं कि किसी जगह का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरह के क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, वो ध्वस्त हो चुके हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पे उठाई गई, उसके बाद उसे तत्काल बंद कर दिया गया। अब ऐसे में क्या, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, चलिए वो तो काबिल हैं, अपने घरों में रख लेंगे, पर इससे क्या जन्मेगा सोचिए। ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी, वो रुकेगा? कहीं न कहीं हम लोग लापरवाहियों के सहारे और इसे बढ़ा रहे हैं। और इसमें पूरी तरह से सहयोग और समर्थन किसका प्राप्त है? सरकारों का, क्योंकि पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं। आप देखिएगा, जब ज़मीनी स्तर पर आकर देखेंगे, जिसे आप ग्राउंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, तब आपको पता चलेगा कितनी बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पे उठ रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार घर लौटने के इच्छुक कामगारों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन तमाम कामगार जल्द घर लौटने की कोशिश में पैदल या साइकिल से ही चल पड़े हैं। इसकी वजह यह भी कि ट्रेनें पर्याप्त नहीं है। होना तो चाहिए था कि केंद्र और राज्य सरकारें इन कामगारों को रोकने के लिए
जाती थी और उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था करती, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सका पता नहीं क्यों राज्य सरकारों ने प्रवासी कामगारों को पैदल चलने से रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। वे चाहती तो पैदल चलते मजदूरों को रोककर उन्हें उचित तरीके से उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने के बजाय कई राज्यों ने अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी। जाहिर है कि इससे केंद्र की बदनामी हुई और राज्य की भी। देखना है कि केंद्र ने इन मजदूरों को लेकर जो निर्देश दिया है उस पर राज्य किस हद तक अमल करते हैं। और एक बात और बता दूंगा आपको, जो लोग दावा कर रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा जो तमाम तरह की पॉलिसीज़, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, या कुछ ऐसे विशेष मतलब रियायत हम बरत रहे हैं जिनसे उनको सीधा सीधा लाभ हो। तो दोस्तों, ये बस बात करें ना तो मुट्ठी भर लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो गैर पंजीकृत की श्रेणी में आते हैं, जो किसी श्रम मंत्रालय के थ्रू पंजीकृत नहीं है, पर वो हकदार हैं, लाभार्थी हैं। शायद उनसे भी ज़्यादा हैं जो पंजीकृत हैं, पर उन्हें उस व्यवस्थाओं से, उन योजनाओं से किस प्रकार से दूर रखा गया है, जो देश के लिए घातक ही हो सकता है। अच्छा यह होता कि इस निर्देश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सरकार के रवैये के कारण कामगारों को जैसे कटु अनुभव हुए हैं, उसे देखते हुए अंदेशा है कि वे दोबारा शहर लौटने से कतराएंगे। यदि ऐसा हुआ तो कामगारों की कमी एक नई समस्या बनेगी। आपको बताएं एक चीज़, कई सारे लोग हैं मेरे ही परिचय में, लोगों ने कहा कि भैया हम छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय रोजगार खोलेंगे, स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे, पर हम शहरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि शहरों में जिस मेहनत और लगन से हमने उन कंपनियों को आगे बढ़ाया, उस शहर को हमने आगे बढ़ाया, आज वो शहर किस प्रकार से हमें उपेक्षित कर दिया, ठीक है, हमें बेदखल कर दिया। सोचिए, ये सारी बातें हो रही हैं। जिस कंपनी के लिए हमने दिन रात मेहनत की है, ओवर टाइम हमने अपना सर्विस दिया, आज वो कंपनी किस तरह से 2 महीने का खाना नहीं खिला पाई। अरे पैसा छोड़िए, 2 महीने का खाना तो खिला देती। लॉकडाउन के कारण ठप पड़ी कारोबारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने और कारोबारियों के साथ साथ कामगारों और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उसके 4 हिस्से घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन वित्त मंत्री की ओर से की गई अधिकांश घोषणाएं तत्काल सीधी राहत देने वाली कम है। अब यहाँ देखिए बात हो रही कि जो भी आपने घोषणाएं की हैं, जो भी आपने योजनाएं लागू की हैं, उसका मतलब तत्काल इंस्टेंट लाभ मिले जिन लोगों को आप देना चाहती हैं। नहीं तो इंसान वही होता, न्याय वही हो जो सही समय पर हो, अन्यथा उस न्याय का क्या मतलब है। आर्थिक पैकेज की व्याख्या भले ही प्रोत्साहन पैकेज के रूप में की जा रही हो, लेकिन उसमें नीतिगत घोषणाएं अधिक हैं। इसी कारण इसमें संदेह है कि मौजूदा माहौल में बाजार में तरलता बढ़ाने और कर्ज लेने को आसान बनाने के उपाय कारगर साबित होंगे। 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। इसके तहत MSME बिना गारंटी कर्ज ले सकेंगे, लेकिन क्या इस क्षेत्र के कारोबारी इस समय कर्ज लेना पसंद करेंगे? क्या यह कहा जा सकता है कि उद्यमी देनदारी के भुगतान को पैकेज का हिस्सा मानकर राहत महसूस करेंगे? जो MSME है, जिसके तहत दोस्तों तमाम छोटे, लघु और मध्यम जो उद्योग हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस समय आपको लगता है, याद रखिएगा, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जा रही हैं जो अब व्यवस्था ही जन्म देगी। उसका लाभ भी होगा, उन लोगों को लाभ होगा जिनके पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू है और जो पहले से ही रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। पर जो लोग पूरी तरह से ध्वस्त हो गए इस लॉकडाउन में, उन्हें पीड़ा उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप एज अ ब्यूरोक्रेट जब आप थिंक करेंगे तो, और बात बता दें, सबसे पहले अगर आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होनी चाहिए, आपको डिप्लोमेट बनना चाहिए। कूटनीति, जो डिप्लोमेसी की नीति है, वो आपको 1 नंबर की आनी चाहिए, ठीक है। आर्थिक पैकेज की कई घोषणाएं सुधारों से संबंधित है। इनमें कई सुधार ऐसे हैं जिनसे तात्कालिक लाभ नहीं मिलने वाला, जबकि आज की आवश्यकता ऐसे उपायों की है जो प्रभावित लोगों को तुरंत सीधी राहत उपलब्ध कराएं। वे चाहे किसान हो या कामगार हो या कारोबारी, ऐसे भी उपायों की आवश्यकता है जो आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों की तेज करने में सहायक बने। सबसे अधिक रोजगार देने वाले रियल एस्टेट को अपने पैरों पर खड़ा करने का कोई ठोस उपाय किया जाता तो बेहतर होता। आर्थिक पैकेज में कई ऐसे सुधार किए गए हैं जिन्हें लेकर यह सवाल उठा है कि उनके लिए कोरोना संकट का इंतजार क्यों किया जाए। आखिर MSME को नए सिरे से परिभाषित करने अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करने के काम पहले क्यों नहीं हो सकते थे? आप लोग इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा अगर हो सके तो। दोस्तों, इस चीज़ को महसूस करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप किसी की पीड़ा को जानना चाहते हैं तो उससे आप सहानुभूति मत रखिए।
सहानुभूति मत रखिए, आप समानुभूति रखिए। समानुभूति और सहानुभूति में ज़मीन आसमान का अंतर है। सहानुभूति, मान लीजिए कोई मरा, कहें अरे यार मुझे भी दुख हुआ, एक्सट्रीमली मतलब मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा। पर अगर कोई कहता है कि मुझे समानुभूति है, समानुभूति का मतलब है जो पीड़िता इस समय फील कर रही है, जिस पीड़ा को अनुभव कर रही है, वही सेम पीड़ा मुझे महसूस हो रही है। तो ऐसे हालात हैं इस समय। जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें सख्त आवश्यकता है पैसों की, अपने परिवार को चलाने की, खाद्यान्न खरीदने की, क्योंकि गेहूं चावल बहुत लोग हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, पर गेहूं चावल से ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सब्जियां भी चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, घर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो पैसे से ही संचालित होती हैं। तो आप सोचिए, अगर सरकार इंस्टेंट लाभ न दे इन मज़दूरों, गरीबों को, देश की जनता को, तो उस लाभ का कोई मतलब होगा? आप ये बताइएगा ज़रूर। समय पर आवश्यक सुधारों से बचने की से समस्याएं बढ़ती ही रही हैं। आर्थिक पैकेज की कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिनसे शीघ्र वांछित लाभ मिलने के आसार कम हैं। बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद के मामले में स्पष्ट नहीं कि उनके पुराने घाटे की भरपाई के लिए हैं या लॉकडाउन के दौरान बिजली बिलों की वसूली न होने से जो घाटा हुआ उसकी भरपाई के लिए। यह स्पष्ट किया जाता है ये कंपनियां अपनी कमजोरियों की दूर करने के लिए सक्रिय होती हैं। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के कारण विश्व में जैसे हालात बने हुए असाधारण है। किसी को ऐसे हालात का सामना करने का अनुभव नहीं था, इसलिए हर देश की परिस्थिति के हिसाब से कदम उठाना पड़े। मोदी सरकार ने कारोबारियों, कामगारों, किसानों आदि को राहत देने के लिए जो तमाम कदम उठाए हैं उनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा, लेकिन बात तब बनेगी जब आर्थिक व्यापारिक माहौल सुधरेगा। ऐसा जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि कारोबार जगत का मनोबल कमजोर न पड़ने पाए। निसंदेह आर्थिक पैकेज न कारोबारियों के साथ आम जनता के मन में एक उम्मीद जगाई है, लेकिन नीति निर्माताओं और नीतियों को लागू करने वालों को इस पर ध्यान देना होगा कि इस पैकेज के प्रावधान तुरंत जमीन पर असर करें और वे लाल फीताशाही का शिकार न बनने पाएँ। देखिए हमारे देश में किस तरह से जो आप बनना चाहते हैं, जिसे आप प्रशासक कहते हैं, जिसे ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं, जिसे लाल फीताशाही भी कहते हैं, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं, प्रशासक हैं जो बहुत ही करप्ट हैं। ऐसी तमाम तरह की योजनाएं जब आती हैं ना, या तो उसमें वो लापरवाहियाँ करते हैं या तो अपनी जेबें भरने लगते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इंसान जितने बड़े पद पे होता है ना उतना लालची हो जाता है। यदि उसमें वो संस्कार न हो, अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ न हो, तो वो बहुत ही गंदा हो जाता है। और ऐसे तमाम तरह के एक्सपोज हुए हैं तमाम तरह के प्रशासक जिनके ऊपर कई दाग लग चुके हैं, जिन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, टर्मिनेट भी किया जा चुका है। तो ये व्यवस्थाएं जिनको जिम्मेदारी और अधिकार दिया जाता है वही लोग इसमें कमियां पैदा करने लगते हैं। कम से कम गरीबों को मदद करने वाली योजनाओं के मामले में तो लाल फीताशाही और प्रशासनिक असमंजस बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है, अन्यथा एक देश एक राशन कार्ड जैसी योजनाओं को ज़मीन पर उतारना और गरीबों को समुचित मदद करना मुश्किल हो गया। हमारे गांव में बता दें आपको, एक समय था, मतलब अब तो तमाम जगहों पे देख सकते हैं कि जो रेड हुड होता है उसे हटा दिया गया है। कुछ स्पेशल लोग ही उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, जब एक दूसरे को लूटा जाता था ना, साला कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं था, कोई किसी का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर रहा था, उसके बाद क्या करते थे, सब लाल बत्ती लगा के होए 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 आके मनमानी लूटना, धमकाना, डराना। तो ये जो बीजेपी के द्वारा जो किया गया है कि कुछ स्पेशल अथॉरिटी दिया गया, कुछ लोग ही यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा है। ये ठीक नहीं कि कामगारों की वापसी के मामले में केंद्र और कई राज्यों में तालमेल का अभाव दिख रहा है। यह भी दिख रहा है कि हमारी नौकरशाही परंपरागत तौर तरीकों की आदी है और उसकी कार्यशैली जटिल है। वह आमतौर पर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। साफ है कि नौकरशाहों के तौर तरीकों और साथ ही उसकी मानसिकता में भी सुधार की आवश्यकता है। इसलिए और भी क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वे लंबे समय तक बनी रहेंगी। चूँकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोविड-19 के साथ जीना सीखना होगा, लिहाजा बेहतर यह होगा कि चौथे चरण में लॉकडाउन की पाबंदियों को न्यूनतम कर दिया जाए और आवाजाही को सामान्य करने पर जोर दिया जाए। आवाजाही आसान होने से एक और जहां कारोबारी गतिविधियों को बल मिलेगा, वहीं लोग अपनी समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर करने में भी समर्थ होंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिया है, जब आपसे प्रश्न कोई पूछेगा या फिर आप किसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे तो पहला जो प्रश्न होना चाहिए, जो उसका मूल रूप होना चाहिए, वो ऐसे होगा
कि जो लॉकडाउन के दौरान जो तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा राहत पहुंचाने की बात हो रही है हमारे देश के शासनाध्यक्ष, हमारे देश की रूलिंग पार्टियों के द्वारा, उसका देश की जनता पर कितना असर पड़ेगा उसकी विवेचना कीजिए। तो आपको याद रखिएगा, जब भी आप देखिए, यहाँ तक कि मैं कोरोना की बात करता हूँ, कोरोना बीमारी आई ना, इसका भी दो इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर एक दूसरे के दोनों विरोधाभास हैं। तो इसका भी ये होगा, कुछ योजनाएं लाभकारी होंगी, कुछ योजनाएं नहीं होंगी। जो भी हमने पढ़ा, जो इंस्टेंट प्रॉफिट जब तक आप नहीं देंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और जो एमएसपी में जो भी आप इंटरेस्ट लेने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं, उस पर आप थोड़ा सा विचार विमर्श करिएगा। हो सके तो इस पर आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।